नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम पढ़ रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, एंड जो कि है हमारा सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन चैप्टर में ओवरऑल हमारा जो है एक लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर में हमने देखिएगा इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ा था, एंड इसके अलावा वहाँ पर हमने जो हमारे सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ थीं, ठीक है। तो सांद्रता ज्ञात करने की टोटल हमने जो है आई थिंक 10 या 11 मेथड्स बताए थे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो थे एक्चुअली में उनको हमने क्या किया था, 2 पार्ट्स में बांट दिया था वहाँ पर, ठीक है। 2 पार्ट्स बना दिए थे, और पहले पार्ट में हमने रख दिया था टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को, और दूसरे पार्ट में रख दिया था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज के लेक्चर में हम जो हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स थे उनको एक एक करके हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हेडिंग लगा देंगे सबसे पहले हम टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में याद करिएगा, जो हमारा पहला जो हमने कंसंट्रेशन टर्म लिया था वो था हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। एंड इसके अलावा जो हमारा दूसरा कंसंट्रेशन टर्म था, ठीक है, उसको भी हम यहीं पर लिख लेते हैं। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमने पहला और दूसरा टर्म एक साथ ले लिए हैं। अब देखिएगा यहाँ पर है क्या, यहाँ पर एक्चुअली में हमें परसेंटेज निकालना है, और हमें पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 के रेस्पेक्ट में ज्ञात करना। अच्छा, एक चीज़ हम और आपको बता दें एक बार फिर से, ठीक है। आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात कही थी, एंड फिर से एक बार बता देते हैं। यहाँ पर जो भी हमारा ऊपर की ओर लिया जाएगा, मतलब नोमिनेटर में लिया जाएगा, वो हमेशा हम किसके लिए यूज करेंगे, वो हमेशा ही सॉल्यूट के लिए यूज किया जाएगा। एंड जो हमारा डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी हुई है वो किसके लिए यूज करेंगे हम, वो डिनोमिनेटर के लिए हम यूज करें, सॉरी सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले इनके दोनों के हम फार्मूले लिख लेते हैं। बहुत ही आसान टर्म्स हैं दोनों ही। देखिएगा पहला हमारा क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम होगा, किसका होगा वॉल्यूम, विले का होगा, सॉल्यूट का, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि जो भी हमारा नोमिनेटर में जो भी टर्म लिया जाएगा वो एक्चुअली में किसके लिए हम लेंगे, वो हम सॉल्यूट के लिए लेंगे, यानी कि विले के लिए लेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो किसका होगा, विले का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या बन जाता है, देखिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और जो कि हम किस में लेंगे, ml में। और अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर में हमने क्या कहा, हमने कहा डिनोमिनेटर में जो भी हम वैल्यू लेंगे वो किसके लिए लेंगे, सॉल्यूशन के लिए लेंगे, ठीक है। केवल एक ही हमारा कंसंट्रेशन टर्म ऐसा है जहां पर हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, सॉल्वेंट को लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सभी कंसंट्रेशन टर्म्स में हम डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, सॉल्यूशन को लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे, देखिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और जो कि किस में होगा, ml में होगा, ठीक है। तो ये पहला तो हमारा फार्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी कि विले का आयतन, और अपॉन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलेन का आयतन। अब चूंकि देखिएगा यहाँ पर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज कितने के रेस्पेक्ट में ली जाएगी, 100 के रेस्पेक्ट में, तो बस हमें यहाँ पर करना क्या, केवल हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये देखिएगा हमारा पहला कंसंट्रेशन टर्म हमारा हो गया है, ठीक है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, विले के आयतन को और विलेन के आयतन के रेशियो में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। अच्छा, दूसरा हमारा कंसंट्रेशन टर्म क्या है, देखिएगा दूसरा हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जो वेट होगा एक्चुअली में वो किसका होगा, वो वेट होगा हमारा सॉल्यूट का, यानी कि विले का भार होगा, और यहाँ पर जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो किसके लिए होगा, विलेन के लिए, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं इसके लिए भी फार्मूला। इसका फार्मूला देखिएगा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि विले का भार, ठीक है, और जो कि किस में होगा, ग्राम्स में होगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमारा किस में होगा, ml में होगा,
ml में, ठीक। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा दो हमारे कंसंट्रेशन टर्म जो है खत्म हो गए, बहुत ही ईजी थे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है भाई। पहले में हमारा क्या हो गया और दूसरे में क्या हो गया, ये हमारे दोनों कंसंट्रेशन टर्म जो है वो खत्म हो गए, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं अपना थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड कंसंट्रेशन टर्म था, याद करिएगा थर्ड कंसंट्रेशन टर्म हमने क्या लिखा था, दैट इज मोलरता, मोलरता, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि मोलरता क्या होती है। देखिएगा जैसा कि इसका नाम है मोलरता, यानी कि मोलों की संख्या होगी, ठीक। तो इसको अगर हम सबसे पहले देखिएगा क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। देखिएगा लिखिएगा हमारे साथ साथ में इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, और हम यही कहेंगे कि हमारे साथ साथ में नोट्स को बनाते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिएगा प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है। तो प्रति लीटर विलयन में जितने विलेय के मोल उपस्थित होंगे उसी को हम क्या कह देंगे, मोलरता कह देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, यानी कि 1 लीटर, सपोज अगर हमने कोई विलयन बनाया, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई हमने एक विलयन बनाया है, ठीक है, और उस विलयन में हमने क्या किया, 1 लीटर विलयन बना लिया, 1 लीटर विलयन बनाया है, ठीक। और हम मान लेते हैं कि जो 1 लीटर विलयन है उस विलयन में मान लीजिएगा हमने कोई विलय मिलाया, सपोज हमने NaCl को मिला दिया, और NaCl का इसमें हमने क्या किया, मान लीजिएगा 2 मोल घोल दिए हैं, ठीक। देन इस विलयन की मोलरता क्या हो जाएगी, 2 मोल प्रति लीटर, सही है। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। देखिएगा मोलरता को रिप्रेजेंट किया जाता है m से, ठीक है। अच्छा देखिएगा हम कहता क्या है कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि जो विलयन का आयतन होगा, नीचे क्या होगा, विलयन का आयतन, और वो भी किसमें होगा, लीटर में, ठीक। और प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि n, मोलों की संख्या को हम किससे लिखते थे, n, यानी कि मोलरता इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/VL, जहाँ VL क्या है, हमारा विलयन का आयतन है लीटर में, ठीक। अच्छा अब एक बात बताइए, हमें पता है कि मोलों की संख्या क्या होती है, हमारी मोलों की संख्या विच इज वेट अपॉन m0, ठीक, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक। अच्छा VL यहाँ पर पहले से ही था, तो ये हमारा VL रख दिया। तो ये हमारा देखेगा मोलरता के लिए फार्मूला आ गया, दैट इज वेट अपॉन मोलर मास इनटू VL, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अच्छा फाइनली अगर हमें कहीं सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो लीटर में ना दिया हो, कहीं हमें मिलीलीटर में दिया हो, देन हम क्या करेंगे, देखेगा तो लिख देते हैं। देखेगा अगर हमें कहीं वॉल्यूम दिया हो मिलीलीटर में, देन यही हमारा फार्मूला बन जाएगा मास अपॉन मोलर मास इनटू V, ठीक। लेकिन ये किस में दिया हो, ml में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो ये देखेगा हमारा मोलरता के लिए फार्मूला बन गया है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। देखिएगा मोलरता बराबर क्या था हमारा, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन प्रति लीटर वॉल्यूम, ठीक, ऑफ सॉल्यूशन। और हमें पता है कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक। वॉल्यूम हमारा पहले से ही था, ठीक। और फाइनली अगर कहीं वॉल्यूम हमारा लीटर में ना दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, देन हम उसको क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है इसको। तो ये हमारा देखिएगा फार्मूला आ गया मोलरता के लिए। चलिए एक और छोटा सा टर्म पढ़ लेते हैं। देखिएगा 4th नंबर हमारा जो टर्म हमने लिया था वो था क्षमता, यानी कि स्ट्रेंथ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिएगा क्षमता को यानी कि स्ट्रेंथ को डिफाइन कर लेते हैं। तो लिखिएगा हमारे साथ साथ, देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, ठीक है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान,
ठीक है। तो क्षमता क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, प्रति लीटर विलेन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान। देखिएगा एक्चुअली में ये दोनों ही जो टर्म्स हैं, मोलरता और क्षमता, दोनों ही बिल्कुल सेम हैं, ठीक। बस अंतर है तो इतना सा देखिएगा क्या अंतर है कि यहाँ पर हमने प्रति लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ले ली थी और यहाँ पर प्रति लीटर विलेन में हमने विलेय का द्रव्यमान ले लिया है, ठीक। यहाँ पर मोलों की संख्या ली थी, यहाँ पर द्रव्यमान लिया, बस इतना सा अंतर है, बाकी ओवरऑल दोनों ही टर्म्स जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक। अच्छा, फार्मूला इसके लिए क्या बन जाएगा, देखिएगा फार्मूले को देखिएगा, क्षमता को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है, स्ट्रेंथ यानी कि एस। अच्छा, क्षमता कितनी है, देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं डब्लू। द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्लू से, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा विलेन का आयतन, और वो भी किस में होगा हमारा, लीटर में, ठीक है, यानी कि विलेन का आयतन किसमें, लीटर में, सही है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया किसका, क्षमता के लिए, बहुत ही आसान है, ठीक। लेकिन एक बात सोचिएगा जरा, देखो हमारे पास मोलरता बराबर क्या आया था, मोलरता बराबर हमारा फार्मूला आया था ये, तो हम यहाँ पर चलिए देखिएगा लिखते हैं इसको, देखिएगा मोलरता बराबर क्या था हमारे पास, मोलरता इक्वल टू W इंटू 1000, ठीक है, अपॉन में क्या था हमारे पास, m0 इंटू V इन ml, ये फार्मूला था मोलरता के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात सोचिएगा, यहाँ से अगर इसी को हम देखिएगा, ये जो हमारा क्षमता का फार्मूला है, क्षमता के फार्मूला को यहाँ से अगर जो वॉल्यूम है हमारा लीटर में ना दिया हो, ठीक है, कहीं सपोज हमें वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में दिया हो, तब इसी फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं W इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। हमें पता है कि ml को हम लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो जब इसको डिवाइड करेंगे ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप सोचिएगा जरा, क्षमता इक्वल टू हमारा ये फार्मूला आया है, ठीक है, और हमें पता है कि मोलरता इक्वल टू क्या होता है। तो एक बात आप सोचिएगा, क्या W इंटू 1000 इंटू ml, क्या इसकी जगह पर हम क्षमता नहीं रख सकते हैं, स्ट्रेंथ को रख सकते हैं, ठीक है। तो रख दीजिएगा, जब हम रख देंगे देन यही फार्मूला हमारे पास देखिएगा क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा m इक्वल टू, इसकी पूरी वैल्यू की जगह पर हम क्या रख देंगे, स्ट्रेंथ, और अपॉन में क्या हो गया, m0, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको इधर ले आइएगा, देन s इक्वल टू यानी कि स्ट्रेंथ बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा मोलरता इंटू मोलर मास, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये हमारा मोलरता में और स्ट्रेंथ में रिलेशन निकल आया है, ठीक है, किसमें, मोलरता में और स्ट्रेंथ में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। और चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पर, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो ले लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट सांद्रता ज्ञात करने की विधि को, ठीक है, और जो पांचवी हमारी सांद्रता ज्ञात करने की विधि थी, ठीक है, वो थी हमारी, देखिएगा हेडिंग लगा लीजिएगा हमारे साथ साथ में, नॉर्मलता, नॉर्मलता, इंग्लिश में इसको हम नॉर्मेलिटी कहते हैं, नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी को डिफाइन कर लेते हैं, तो लिखिएगा हमारे साथ साथ, देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिएगा प्रति लीटर विलेयन में उपस्थित, प्रति लीटर विलेयन में घुले विलेय के तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। तो प्रति लीटर विलेयन में घुले हुए तुल्यांकों की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, एक्चुअली में नार्मलता कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो टर्म है हमारा नार्मलता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, और आप जब भी देखिएगा प्रैक्टिकल के लिए जाते होंगे लैब में, तो आपको जैसे ही आप लैब में जाते होंगे आपको वहाँ पर एक जो है फार्मूला दिखाया जाता होगा, N1V1 इक्वल टू N2V2, ठीक है। इसी फार्मूले पर हमें प्रैक्टिकल में लैब में वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर N1 क्या है, ये नार्मलता है, ठीक, N क्या है नार्मलता, एंड V क्या है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि देखिएगा क्या है नार्मलता, हमने कहा प्रति लीटर विलेय में घुले हुए विलेय के तुल्यांकों की संख्या, यानी कि इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिएगा फार्मूला हो जाएगा, नार्मलता को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और N इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स EQ, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, विलेयन का आयतन, और वो कि किस में होगा, लीटर में, ठीक। तो ये हमारा नार्मलता के लिए फार्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सही है, ये फार्मूला हो गया। अच्छा, अब देखिएगा ले देकर कुल मिलाकर हमारा फिर से कहानी पूरी वही है, देखिएगा हमने मोलरता में क्या किया था, वहाँ पर हमने केवल यहाँ पर जो है नॉमिनेटर में मोलों की संख्या रख दिया था,
स्ट्रेंथ में हमने क्या रख दिया था, वहाँ पर द्रव्यमान रख दिया था, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या रख दिया है, तुल्यांकों की संख्या रख दी है, ठीक है। बाकी जो हमारा वॉल्यूम जो है वो विलेन का वो सेम है, ठीक। तो ले देकर कुछ नहीं, केवल अब हमें जानना ये है कि ये इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, तुल्यांक क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके लिए देखिएगा, तुल्यांक जो होता है, देखिएगा तुल्यांक इक्वल टू होता है हमारा भार बटे तुल्यांक की भार, ठीक है। तो तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाता है, भार बटे तुल्यांक की भार, ठीक है। तो अगर हम तुल्यांकों की संख्या की वैल्यू को यहाँ पर रख दें, देन ये फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, देखेगा तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा W/EM, ठीक। यहाँ EM क्या है, ये हमारा तुल्यांक की भार है, इंटू BL, सही है। तो ये हमारा क्या फार्मूला बन गया, नार्मलता बराबर भार बटे तुल्यांक की भार गुणा आयतन, और वो भी किस में होगा, लीटर में, ठीक। अच्छा, अब ये तुल्यांकी भार क्या होता है, फिर से हमारे पास समस्या है, ठीक है। तो देखिएगा तुल्यांकी भार जो होता है, यानी कि EM इक्वल टू होता है हमारे पास दैट इज भार, ठीक है, और बटे होता है n फैक्टर, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है तुल्यांकी भार, सही है। तो फाइनली अगर तुल्यांकी भार की वैल्यू को भी यहाँ पर रख दिया जाए, देन ये फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज मास अपॉन, ठीक है, ये देखिएगा क्या हो जाएगा, मोलर मास और डिवाइडेड बाई n फैक्टर, सही है, n फैक्टर, सही। और अपॉन में क्या है हमारे पास, वॉल्यूम विच इज इन लीटर। तो ये हमारा फार्मूला देखिएगा किसके लिए बन गया, फाइनली नार्मलता के लिए फार्मूला आ गया, ठीक है। अब अच्छा एक बात बताइएगा, देखो अगर हम यहाँ पर W/m0 इंटू VL ले लें, ठीक, तो क्या इस वैल्यू को हम मोलरता नहीं कह सकते हैं भाई, हमें पता है। देखिएगा मोलरता इक्वल टू क्या था हमारे पास, देखिएगा मोलरता इक्वल टू था W/m0 इंटू VL। तो क्या फाइनली इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यू की जगह पर क्या मोलरता नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो रख दीजिएगा, देन देखेगा यही फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, फार्मूला हमारे पास बन जाएगा नार्मलता इक्वल टू, देखिएगा नार्मलता इक्वल टू, इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, इसकी जगह पर हम रख देते हैं मोलरता, और इनटू में क्या बचेगा हमारे पास n फैक्टर, ठीक है। तो ये देखिएगा हमारा नार्मलता में और मोलरता में रिलेशन निकल आया, ठीक। क्या हो जाएगा हमारा, नार्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू n फैक्टर। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ करना क्या है, देखिएगा केवल n फैक्टर से डिवाइड कर देना है, देन हमारा क्या निकल आएगा, नार्मलता निकल आएगा, ठीक है। तो अब ले देकर जो है बचता है हमारे पास n फैक्टर। तो ये n फैक्टर क्या होता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा n फैक्टर पे एक जो है नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग से इस पर लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप सीखेंगे, तो इसके लिए प्लीज़ जो है आपको जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए n फैक्टर पर फिर हम कल बात करते हैं, ठीक है। और आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं, देखिएगा n फैक्टर सीखने वाले हैं। देखिएगा n फैक्टर पर हम पूरा एक अलग से पूरा एक लेक्चर बनाएंगे, तो प्लीज़ जो है उस लेक्चर को ज़रूर देखें। अगर हम n फैक्टर के लेक्चर को नहीं देखेंगे तो आई थिंक ये वैल्यू भी आप लोगों को, ये जो नॉर्मलता भी हमारे समझ में आना मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।